गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज शिक्षक दिवस है और आप सबों के बीच कुछ पढ़ाने का, कुछ बताने का दुस्साहस कर रहा हूँ। स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर is a totally private organization. We are not concerned with we are not connected, supported with UGC or IGNOU. This is totally customized effort, so you don't mislead. कहीं भी गुरु ये मत समझना कि मेरा कोई सरकारी संबंध है या कोई सरोकार है। मेरा अपना हौसला है, मेरी अपनी इच्छा है और मुझे अच्छा लगता है। चूँकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल हम लोग बनने के कगार पे हैं, इसलिए अच्छा लगता है गुरुओं के बीच रहना। आपसे जो कुछ भी मैंने पाया है उस ऋण को आप ग्रेटली इंडेप्टेड, उसको मैं समहाउ कहीं ना कहीं उसको पूरा करना चाहता हूँ। कर पाऊँ या नहीं ये अलग चीज़ है, बट माई मोटिव इज़ डैट. Now I am talking about the new education policy 2020 with a special reference to the in-depth analysis of this policy, and the entire class is going on the YouTube platform that is totally free, but this YouTube also connected with our app. The name of this app is SF Classes. You can easily download from Google Play Store. Our entire MCQ on our entire modules are available on this app. Or price or fee or invitation price, you can say anything. प्रेजेंटली 499 499 रुपये में अभी उपलब्ध है। ये कभी भी 1099 का हो सकता है, ये मेरा प्रोगेटिव है, दिस इज़ माई कंसर्न। लेकिन इन दिनों 499 रुपये में है, आप जाइए। और चूँकि अभी मास स्केल पे हायर एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ये वीडियो एजुकेशन पॉलिसी पे है और अभी हमारे दिमाग में जो चीज़ है वो इग्नू जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कॉलेज शिक्षकों को, उस मॉड्यूल पर मैंने लाया है जो किसी के लिए भी यूज़फुल है। तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। आई एम जस्ट अवे फॉर ब्लेस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द parameter. Now I am talking about the conclusion. Now I am telling you what is the new education policy. Only 4 sentences is enough to define new education policy. First thing is that this policy is far away from diploma disease. Do you know? आप अच्छी तरह जान जाओ कि इस एजुकेशन पॉलिसी को आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप ही का शिष्य हूँ, लेकिन दिस इज़ अ मिराकल। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि दिस पॉलिसी इट इज़ फार अवे फ्रॉम द डिप्लोमा डिजीज। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने पहले, जब एक बनिए के पास एजुकेशन था, द नेम ऑफ दिस बनिया इज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने बाबू बनाने का एजुकेशन बनाया। द एजुकेशन प्रोवाइड ओनली क्लर्क्स। लेकिन उसी अंग्रेज ने एक ऐसा मुकाम आया 1944 में, सार्जेंट आयोग ने अपने एजुकेशन पॉलिसीज को में कहीं ना कहीं डिप्लोमा डिजीज को एंट्री देना चालू किया। चूंकि इन दैट टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हब भी बनाना चाहता था इंडिया को, और एक नई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में इंडिया को कॉलोनाइज रखना चाहता था। दिस इज़ अनदर थिंग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रेशर और आउटर प्रेशर अमेरिका का कि डिकोलोनाइज करो
एशिया को, अफ्रीका को, हमें भी व्यापार का मौका दो। और इंटरनल महात्मा गांधी का प्रयास आज़ादी को जल्दी दिलाया, लेकिन द रूट ऑफ डिप्लोमा डिजीज या डिप्लोमा एजुकेशन को जब हम ढूंढते हैं तो सार्जेंट कमीशन, वहाँ से एक कहानी शुरू होती है। और ये डिजीज इतनी बढ़ गई थी 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बेवजह लोग दौड़े जा रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ भी कोर्स किए जा रहे हैं, कहीं कुछ कोर्स किए जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक में ठगा रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। वर्थलेस थिंग, जिसने देश को आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अगर सबसे ज़्यादा डैमेज किया है तो टेक्निकल एजुकेशन का वो एस्पेक्ट, वो डार्क साइड जिसको हम डिफाइन करते हैं डिप्लोमा डिजीज, स्प्रेड कराया है, जिसको स्टॉप किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये स्टॉप करने का काम कर रहा है, याद रखिएगा। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो वर्धा कहता है, जो गांधी कहते हैं। सच्चे लार्ज एक्सपीरियंस के बाद गांधी एक्सप्लोर करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को। वो वोकेशनल एजुकेशन वही है जिसकी चर्चा लास्ट में इनलिस्ट करता है कौन? बाणभट्ट कादंबरी में। वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा 6 to 7000 AD या सी कॉमन एरा, 64 काइंड्स ऑफ द कला की बात करता है, आर्ट्स की बात करता है। बिफोर दैट वैदिक काल टू हर्षा अलग अलग कलाओं की बात होती रही है, बल्कि री इनकारनेशन ऑफ द हिंदू विष्णु अवतारा सिस्टम, द कृष्णा इज द 16 कलास गॉड। और उस एविडेंस को जस्टिफाई करता है हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर, चाहे वो खजुराहो की मंदिर हो या कोणार्क का सन टेम्पल हो, वो सारी चीज़ें इनलिस्ट होती है। जो आउटसाइड ट्रैवलर्स आए, चाहे फायान आया, वानसंग आया, ऑल आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर आर्टिजन्स क्लास। बल्कि इंडिका में भी मेगास्थनीज ने आर्टिजन क्लास की बात किया है कि इंडिया वॉज इन दैट टाइम डिवाइडेड इन द सोशल स्ट्राटा इज 7 टाइप्स। तो हमारे यहाँ देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसके नाम पे फ्लड अप हो गया। लाख कोशिश किया गया लेकिन फ्लडेड हो गया, और इस इंजीनियरिंग कॉलेज और इस डिप्लोमा एजुकेशन ने बहुत हार्म किया, उसको स्टॉप कर दिया है, एक ब्रेक लगाया है। ये 4 चीज़ ऐसा बता रहा हूँ जिससे पूरे एजुकेशन पॉलिसी को हर जगह आप जस्टिफाई करके और जीवन भर नहीं भूलोगे 2020 एजुकेशन पॉलिसीज और उसकी सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग इज द IQ, इंटेलिजेंट कोसेंट is a badly replaced by the emotional quotient, or emotional quotient is a byproduct of the emotional intelligence. This is a wonderful evidence that during the economic liberalization in India, or you can say that in the world also, chunki the world was divided in 2 parts before downfall of the Marxism. In the 90s, it is a compulsion for each and every country to liberate, to open his economy. उसी समय गुरुवर ऐसे साइकोलॉजिस्ट की एक ब्रिलियंट टीम तैयार हो रही थी अमेरिकन में, और द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन प्रोफेसर पीटर सलावे। कभी यूट्यूब पे कभी गूगल सर्च करो, आप देखोगे पीटर सलावे। और बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर सलावे इज नो सो पॉपुलर, बट हिज फेलो gentleman is the Daniel Goleman, who had written so many articles, and his book Artificial Intelligence is the Gita, is the Quran, is the Bible of the education, not only psychology, education. Why? So before that 1990, before liberalization, IQ that is invented by a child psychology, third eye, हर कोई IQ के पीछे था
इंटेलिजेंट कोसेंट, ये पैरामीटर था। दिस इज अ पैरामीटर एंड थर्मामीटर ऑफ ए मैन। किसी को रिजेक्ट इस पे या लो आईक्यू का आदमी है, बट जब सारे साइकोलॉजिस्ट, पियाजे, कोहेलबर्ग, जॉन डीवी, ऑल आर बैडली रिजेक्टेड आईक्यू, कि दिस इज नॉट द पैरामीटर, और इफ दिस इज अ पैरामीटर देन द कैपेसिटी ऑफ आईक्यू इज ओनली 5 years। ये 5 साल में जब 85% डेवलप हो जाता है, तो वाई इंटायर एजुकेशन, जब पहली क्लास में ही आईक्यू डेवलप हो गया जहां तक होना है, तो उसके बाद ये 15 साल की जर्नी किसके लिए? वाई? तो वर्थलेस एजुकेशन हो जाता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ब्यूटी है इंडिया की 2020, जो कहीं डिस्क्राइब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज आवर रिसर्च, कि इमोशनल कोसेंट को सेंट्रिक पॉलिसी है। अब आप पूछोगे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन। ये कैरेक्टर ही ह्यूमन को संवारने का काम करेगा, जो इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि आप मनपसंद कोर्स चुनोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी। एक विज्ञान का, फिजिक्स का बच्चा सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है, ही कैन इजिली टेक अ सब्जेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ सकता है, वो हिंदी लिटरेचर भी पढ़ सकता है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ सकता है। तो ह्यूमन को इन टोटलिटी में देखने का काम ये एजुकेशन पॉलिसी करती है, और उससे क्या बूस्टअप होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो जो भी हमारे धर्म समाज में वर्जित चीजें हैं, दे ऑल आर कंसर्न विद द इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे लोभा, अर्था, कामा, मोक्षा, ईर्ष्या, जेलसी, एवरीथिंग इज अंडर द डोमेन ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। It is not possible a human can survive without love, without greed. Greed is a basic nature of the human. How can you remove this? And you talking about कि everyone is the sannyasi. अगर एक बच्चे में ग्रीड नहीं है, चाहत नहीं है, तो उसके एम एंड एम्बिशंस, उसके फ्यूचर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रीड में ही वो पावर है जहाँ से सपने बनते हैं कि मेरा पड़ोसी BMW लाया है तो मैं ये लाऊंगा, उनका बेटा हार्वर्ड गया है तो मैं भी ये जाके दिखाऊंगा। दिस इज ग्रिड, पॉजिटिविटी एंड बैलेंसिंग द ऑल द ह्यूमन हैबिट्स बाय थ्रू द इमोशनल इंटेलिजेंस। एवरी ह्यूमन नेचर इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये कि एक बच्चा इतने सब्जेक्ट को पढ़ता जब जाएगा, मन का सब्जेक्ट पढ़ेगा, जब वो एस्थेटिक सेंस में बात करेगा, कला की बात करेगा, संगीत की बात करेगा, हर चीज़ जब करेगा, तो उसके अंदर वो दयावान होगा। उसके अंदर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री ह्यूमन की केवल एक पॉलिटिकल सेंस की तरह रहेगा। उसके अंदर भी टैगोर बनने की क्षमता आएगी, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ बनेगा, वो भी गांधी बनेगा। गांधी अंधे राष्ट्रभक्त नहीं थे, ह्यूमनिस्ट बनेगा, वो भी कार्ल मार्क्स की तरह सोचेगा, दुनिया की मजदूरों को लेनिन की तरह एक जगह बुलाएगा। वो उसके अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा जो जॉर्ज वाशिंगटन को हुआ, जिसने अमेरिका को इतने जल्दी आज़ाद करा दिया। उसके अंदर भी भगत सिंह का जज्बा पैदा लेगा। कि देखो, एक बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स कि भगत सिंह किन अर्थों में आइडियल हो जाते हैं। अहिंसा अहिंसा की बात छोड़ दो, एक नौजवान के जीवन में लव एंड अफेक्शन पूरे लाइफ को टीन एज से शुरू होकर और 30-32 तक सेप अप करता है। हर आदमी की ज़िंदगी को प्यार, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, सिगमंड फ्रायड ने माना है कि एक्सटेंशन ऑफ द वो जब वो अपने किसी गर्लफ्रेंड से या जिस जेंडर में जो भी हो तक माँ के प्यार को जब वो कन्वर्ट वहाँ करता है, तो उसकी पॉजिटिविटी हाइट पे चली जाती है। ट्रांसफॉर्म होता रहता है अफेयर्स, बचपन से माँ से बहन से होते होते एक प्रेम का तक रुकता है, जो मैरिज सिस्टम में कन्वर्ट करता है तो पत्नी बनती है। तो डायरीज में लिखता है राजगुरु, मैं बराबर बोलता हूँ कि प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेम तुम भगत सिंह की तरह करो।
तो लिखता है कि भगत सिंह को इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू सेव द भगत सिंह को ब्रिटिश आर्मी से बचाने से ज़्यादा इट इज़ डिफिकल्ट टू सेव टू गर्ल्स। लड़कियां जान छिड़क रही हैं। एक लव लेटर भगत सिंह को लिखा जाता है और भगत सिंह उसका क्या जवाब देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चूंकि उसने कॉमन सेंस पढ़ा था, जिस कॉमन सेंस को पढ़ के अमेरिका की क्रांति आई थी। थॉमस पेन की उस किताब को पढ़ा था। गुरुवर कभी भी मौका मिले तो ज़रा गूगल करके पढ़ लेना, 20-25 पेज का है। वो कॉमन सेंस उस ज़माने में सोचो भगत सिंह ने पढ़ा था। उसने चिट्ठी लिखी कि ये जन्म तो मैं माँ भारती को दे दिया हूँ। दिस लाइफ इज डेडिकेटेड टू मदर इंडिया। लेकिन अगले जन्म में वादा करता हूँ आई एम हिंदू, तो दिस इज़ अ वेरी इजी टू रिवर्थ होगा और मैं तेरा प्रेमी बन के आऊँगा। पूरी जिंदगी, और बहुत रोमांटिक होकर पत्र लिखा जाता है। तो दिस इज द इमोशनल इमेज जो एक व्यक्ति को 22 साल के व्यक्ति में इतना बड़ा कैरेक्टर लाता है। कोई बच्चा, ये गारंटेड है कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर वो झुग्गी झोपड़ी या कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय में वो पिछड़ गया, सोशल जस्टिस में, अगर ठीक ठाक फैमिली का है, तो उससे बड़ा सोसाइटी का सेवियर नहीं है। वो रेप नहीं करता है, वो इमेज बनाता है लड़कियों के सामने। काहे मास गलत काम नहीं करता है, काहे मास चोरी नहीं करता है, कौन सा वो फैक्टर है? केवल लॉ नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस उसको संतुलित करता है, और वो तभी संतुलित होगा जब संतुलन में नॉलेज की सप्लाई होगी। मैं अपने जीवन में मैं ऐसा कल्पना करता था कि मैं फिजिक्स ऑनर्स भी पढ़ूं और हिस्ट्री भी पढ़ूं, संभव नहीं था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसको बैलेंस करता है, जो बात इस सिलेबस में इस पॉलिसी में है कि दिस पॉलिसी इज टोटली गाइडेड बाय द इमोशनल इंटेलिजेंस। चूंकि इमोशनल इंटेलिजेंट कोसेंट, उसको हिंदी में बोलेंगे बौद्धिक लब्धि, वो तो खत्म हो जाता है 5वीं तक ही 85% डेवलप हो गया। तो फिर आगे का प्रोसेस को कौन कैरी ऑन करेगा? तो द थिंग इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। तभी वो एक राष्ट्रवादी आदमी बनेगा, तभी वो मानवतावादी बनेगा, तभी उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीयता आएगी, तभी, और वो तब बनेगा जब भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेगा और उसमें से छानेगा। ये भूल में कोई न रहे कि नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज द मच वंडरफुल नथिंग। इट इज अ मिक्स किस्म, बट द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस philosophy is wonderful, but something is very bad and not appreciable. You must condemn. चूँकि in that time education was reserved for particular class and caste, and also a great thing is that कि not education is available in ancient time, especially in Vedic era, in vernacular languages, जिसकी बात यह शिक्षा नीति कहती है। वैदिक शिक्षा वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं था, देसी राष्ट्र की दूसरे भाषाओं में नहीं था, वो डूबा। आज हम संस्कृत को उबारना चाहते हैं, लेकिन गलतियां वहीं हुई हैं, डूबा, और एजुकेशन भी डूबा। और ये एजुकेशन पॉलिसी लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करती है। हालांकि ये दिस इज अर्ज बाय द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन also Sanders Ayog, all are talking about the vernacular languages, no doubt. Mudaliar Ayog is also talking about, Radhakrishnan also talking about, तो ईश्वर चंद पटेल also talking about, Acharya Narendra Dev also talking about, and Acharya Ramurthy is also talking about, National Knowledge Commission is also talking about, right to education is also talking about. So education is totally in language. There is no any language barrier for the knowledge. It is a great initiative by the new education policy India. किसी भी भाषा में पढ़ाओ, और भाषा और बोली में there is no any difference. ये कुछ
सातिर लोगों की बदमाशी थी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, बोथ आर सेम थिंग्स। थर्ड थिंग इज दिस एजुकेशन पॉलिसीज ब्यूटी इज माइंड ऑफ चाइल्ड इज नॉट द रिजर्वॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। उसमें ज्ञान ठूस मत दो, उसको रटा मत दो, इसके लिए नहीं बना है। द माइंड इज फॉर द क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट वहां पे जन्म लेता है। द इमरजेंस ऑफ, उसको आप फैसिलिटेट करो, उसको आप फोस्टर ऑन करो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी कि ये शिक्षा नीति कभी भी नहीं कहती है कि दिमाग को रटा रटा के भर भर के कूड़ादान बना दो। नो नो, कुछ बातें बताओ, कुछ उसे करने दो। दे लर्न विथ डूइंग, they learn with practices, they learn with the environment, because environment is the key factor of the education. Every psychologist and as well as child psychologist always talking, always urge कि environment playing 85% role for the development of any child, because something which is got anyone through by birth, वो जन्म से कुछ चीज़ें लोग की आता है, और दिस इज कॉल्ड बुद्धि, इंटेलिजेंस। उसका रोल ओनली 15% होता है, 85% इज ए इन्वायरमेंट। और दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, तो द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर इज द सुपर जज ऑफ द यूनिवर्स। तो उस बात को बढ़ाने की बात करता है कि सृजन सीखने दो उसे, थोड़े से फैक्ट लेके वो कुछ कर लेगा। ऐसा पढ़ा लिखा मत तोता बना दो कि वो समझने को तैयार ही नहीं हो कि 2 और 2 नॉट इक्वल टू 4, इट मे बी 10, इट मे बी 8, इट मे बी 9, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाउ इट पॉसिबल? जब वो क्रिएटिव हम उसे छोड़ेंगे, उसके आयाम को, डायमेंशन को हम बड़ा बनाएंगे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। And new education policy much and more talking about this thing. This is the third beauty of the new education policy of India. So I am very thankful the respected Kasturi Rangan and his team कि वाकई में लगता है कि किसी वैज्ञानिक ने इसको बनाया है। फोर्थ वन इज द फार अवे फ्रॉम द रेडीमेड करिकुलम। ऐसा नहीं है कि डिश अनेक, वो क्या है, करी एक डिस्कनेक्ट। आप होटल में जाओ, अंडा करी, सम वही सारे डिश, अंडा करी, कढ़ी एक ही बना हुआ, कर्ड एक ही है, फटाफट मिला लो। मटन कौरमा मिला, वो पनीर, मटर पनीर या कढ़ाई पनीर, बस वो उसका कढ़ी ऑलरेडी रेडीमेड रहता है। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाउंड्री लेस, लिमिटलेस चॉइस इज एवरीथिंग। जो आपको अच्छा, योगा अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, चलो उसी में पीएचडी करो। दिस इज द लास्ट ब्यूटी ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। ये 4 चीज़ें जब से पॉलिसी आई है, लगभग 2 साल हो गए, मेरा अपना रिसर्च है, बिल्कुल अपने अन्न पानी खा के वो ये बोलता है। इसको कभी मत भूलना गुरु। 50 नंबर पे पास करना है आपको, कॉलेज वाले को टॉप करोगे सारे मेरे क्लास वाले। और एक आग्रह है कि एडमिशन आप SF क्लासेस वो ऐप पे जाके ले ले, मात्र 499 रुपये में, जो 1099 हो जाएगा, अभी फ्री है। और सारे मॉड्यूल पे MCQ मिलेगा। ये पढ़ाने वाले तो आपको बहुत अभी पढ़ाएंगे, हमसे बड़े बड़े विद्वान लोग। ये वीडियो तो सपोर्टिंग रहेगा 14 मॉड्यूल में, जितना अधिक हो। और ये हर कोई को, एक कॉमन आदमी को भी ये पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान के हर आदमी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जानने का हक है, चूँकि इसको बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज, हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। सो व्हाई नॉट, जब ये चीज़ फ्री में है तो क्यों नहीं अधिक से अधिक लोगों को शेयर कराइए। आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं टीचर, उससे बेहतर है कि अगर समाज को ट्रेनिंग देंगे तो माँ बाप को भी तो पता चलना चाहिए। चूँकि इसमें भी कुछ बेवकूफ़ चालाकी करते हैं। वो कौन है? साइबर कैफ़े वाला। ये मेरा इग्नू का एक्सपीरियंस है। कोई भी सब्जेक्ट डाल देते हैं बच्चों को समझाए बगैर। कितने बच्चे परेशान हैं इग्नू के उस चॉइस सिस्टम से, मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। बल्कि
इग्नू ने थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन जो भी किया, लेकिन आज भी उस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न है। इग्नू को भी उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देना चाहिए कि बच्चे बहुत सीधे हैं, गए और कुछ से कुछ उसने भर दिया, साइबर कैफ़े के हवाले ही हैं बच्चे, तो उस पर ट्रेनिंग चलनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर करें, एडमिशन लें, और नियमित मैं वीडियो देता रहूँगा और 1-2 दिन में स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और आप दो जो टेस्ट हैं आपके, फॉर्मेटिव एंड सोमेटिव, 30% का और 70, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास समय नहीं है, आपसे योग्य मैं तो हो नहीं सकता हूं, तो आपको मिल जाएगा हर चीज़ को। मैंने क्या किया है ये भी बता दूं, MCQ में ट्रांसलेट कर दिया फैक्ट को, हमने कुछ भी अपने ओर से नहीं डाला है, किसी फैक्ट को छोड़ा नहीं है, जस्ट फिल्टर कर दिया है, एक एक लाइन को MCQ में कन्वर्ट कर दिया है, जो ईजी टू लर्न रहेगा, साइकोलॉजी कहती है। और स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ाऊँगा वो सब का भी PDF होगा जो फैक्ट्स में दिखेगा। तो आज मैं थोड़ी सी शुरुआत और मैं कुछ बता दूं और फिर कल से इसका रेगुलर क्लास करता हूं। दिस इज़ नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, दिस इज़ अ संकल्प पत्र ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से मैंने लिया है। फ़र्क इतना है कि हिंदी इंग्लिश दोनों है, चूँकि बाइलिंगुअल क्लास है। तो इसका पहला ही लाइन बहुत ही मार्के का है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी। सो वंडरफुल लाइन कहता है कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। हाउ, तो मैंने बता दिया, वो चारों याद रखोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन MCQ बनता है गुरुवर कि नाउ एसेस नेशनल पोटेंशियल। अब मूलभूत आवश्यकता है किसके लिए? नेशनल पोटेंशियल के लिए। क्या? एजुकेशन। कैसे? तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल जब यूज होगा कहीं, अगर फुल पोटेंशियल यूज नहीं हुआ तो क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। और फुल कभी यूज होगा जब चॉइस से सब कुछ किसी को मिलेगा। अगर चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे पोटेंशियल यूज होगा? देन डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। हम बहुत दिनों से जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, न्याय संगत समाज की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? एजुकेशन से मिलेंगी। ये कैसे? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सबको शिक्षा में अगर एक्सेस मिल जाए, प्रवेश मिल जाए, सबके हक में, सबके पहुंच के अंदर शिक्षा हो, तो इसको पाएंगे। बहुत डिबेट यहाँ पे अब खड़ा होता है कि भाई सबके पहुंच में लाने के लिए सो मेनी टाइम्स एवरी पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट। आपको ये मज़ेदार बात लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं को रिलेट कराऊंगा कि बहुत सारे फैक्ट्स हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान से ही अगर लें तो मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूं, तब इसको समझने में फ़ायदा होगा कि पहला शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन, आफ्टर द कमीशन he has reached at the one of the prestigious post of India, राष्ट्रपति बने, वेरी टैलेंटेड मैन। तो पंडित नेहरू ने, चूंकि इमीडिएट इंडिया को क्या चाहिए था? क्लर्क्स, डेस्क स्टाफ, अंग्रेज तो चले गए। फॉर दैट पर्पस उन्होंने राधाकृष्णन से अर्ज किया और विश्वविद्यालय एजुकेशन कमीशन बना, वेरी स्पेसिफिक कमीशन कि योर कंसर्न इज ओनली यूनिवर्सिटी, यू सजेस्ट फॉर द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट डॉक्टरेट पे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। क्योंकि बिफोर दैट कलकत्ता कमीशन, वन ऑफ द ब्रिलियंट कमीशन, सैंडलर्स आयोग से चीज़ों को चेंज करना था, आज़ाद भारत का कुछ दिखे। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर कृष्णन ने भी कही जो रिसम्बल करता है, जिसका रिजोनेंस है, उसकी भी आत्मा यहाँ पे है इस शिक्षा नीति। सेकेंड, वन ऑफ द ब्रिलियंट मैन, ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, मुदलियार। चूँकि अब हायर एजुकेशन को सप्लाई हो ह्यूमन रिसोर्सेज, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आयोग बना।
1952, और उसने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की। फिर प्लानिंग कमीशन आ चुका था, उन दौरान दोनों ने मिलके फिर कैप जो सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड जो आप आज भी देखते हो इस एजुकेशन पॉलिसी में पावरफुल हुआ, वो अस्तित्व में आया, उसका एग्जिस्टेंस हुआ। देन वन ऑफ द ब्रिलियंट स्कॉलर, ऑल टाइम ग्रेट, दौलत सिंह कोठारी। In that time he was the chairman of the UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उनके अंदर कमीशन का 1964 में किया गया, 66 में दिया। बहुत ढेर सारे मीटिंग्स हुए, वर्ल्ड फेम के स्कॉलर को लाए। चूँकि DS कोठारी वॉज ए जीनियस मैन, पर्सनली ही वॉज ए वेरी जीनियस मैन। हिज autobiography is par excellent. He had did PhD under the Rutherford in Oxford University. तो दौलत सिंह कोठारी ने भी सारी बातों को कहा, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, लेकिन वो वोकेशनल एजुकेशन क्या हुआ, ट्रांसलेट होकर और डिप्लोमा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू सम मेजर्स ऑफ द सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लेट राजीव गांधी 1986। तो वो डिप्लोमा डिग्रीज में ट्रांसफर होता है। फंड की बात एजुकेशन में, लैक ऑफ हिंदुस्तान के एजुकेशन में फंडिंग इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। 6% GDP की बात हुई थी। देन उस बात को सब ने रखा, सारे कमीशन, ये कमीशन भी वही बोलता है 6% GDP का एक्सपेंड होना चाहिए। और इन सारे चीज़ों के बाद एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेज आया जब राइट टू एजुकेशन को फ्लोट किया गया। गुड थिंग, बट दिस इज अ ग्रेट ट्रेजेडी फॉर इंडियन पॉलिसीज। भारत के सारी नीतियों के साथ एक दर्द है, छलकता है कि स्टेट टू स्टेट, पॉलिटिकल बिल टू बिल, पॉलिटिकल पर्सन टू पर्सन एजुकेशन पॉलिसी कढ़ाती रहती है। अब राइट टू एजुकेशन का कितना मिसयूज होता है, चूँकि आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं हो, लेकिन जब जानोगे इसका दुखद, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जो राइट टू एजुकेशन के प्रति ऑनेस्ट है। जैसे 2 और 3 स्टेट की बात आप कर सकते हो जो एजुकेशन पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, लाइक केरला। ये 2-3 गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है एजुकेशन पे, बट वो नहीं किया है जितना वो मांग रहे हैं सोसाइटी से। वाई? तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप, 2 चीज़ें होती हैं बजट में। जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट, चूँकि कंपेयर कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें मैं जाके देखता हूँ इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसके GDP का 1.89% एजुकेशन पे खर्च है। हाँ, अपने बजट का, बजटीय एलोकेशन का, चूँकि फंड 3 प्रकार के होते हैं, तो बजट जनरली कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, उसका वो 23% खर्च कर रहा है। फिर राइट टू एजुकेशन में जो कहता है, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि इन द कॉमन प्लेस द पीपुल टीचर रेशियो विल बी 1:30, एंड सोशियो और इकोनॉमिकली डिवास्टेड प्लेस या इन बैकवर्ड एरिया दे मस्ट बी 1:25। दिल्ली में नहीं है, कोई एंट्रेंस में टेस्ट नहीं लेना है, लेकिन मोर देन डोजन स्कूल्स आर इन दिल्ली, जिसको मैं जानता हूं, जो बच्चे को टरका देते हैं कि सीट फुल हो गया है। देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर सीट फुल हो गया है। दिस इज ए क्राइम। अगर चाइल्ड आयोग में वो कर दे तो प्रिंसिपल साहब को जेल जाना होगा, लेकिन बेवकूफ़ियाँ हैं कि मेरा सीट फुल है। वाह? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइक बिहार सरकार एंड यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो मैक्सिमम स्कूल आर ऑन द प्राइवेट लैंड, बिकॉज गवर्नमेंट लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर स्कूल लाइक एनी यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी में बहुत लैंड्स होते हैं अपने पास सरकार के, बट स्टेट में इट इज़ नॉट पॉसिबल।
two types of school. Some school are added by the government and some directly run by the government और some private player are there. तो प्राइवेट स्कूल के लिए प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन में कि इफ 25% स्टूडेंट कैन टेक दिस एडमिशन एंड गवर्नमेंट शुड रीइम्बर्स द फीस, नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये भी मुझे भी इस पॉलिसी से थोड़ा सा ये डर लगता है, लेकिन उस पर बात करने का अभी समय नहीं है। अभी हम लोग MCQ फोकस्ड क्लास की बात करते हैं, इसलिए इस पर बात कर लें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीयता, एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सशक्त प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। क्या आर्थिक विकास की कुंजी है? तो सोशल जस्टिस वैश्विक मंच पे। ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं, इंडिया के ही मंच पे नहीं चाहिए, इसको ऐसे पढ़िए, कंटिन्यू ऐसे। ग्लोबल स्टेज इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन is the best way forward for development and maximizing our country rich talent and resources for good of the individuals, the society, the country and the world. It is a very humanistic. We are not talking about the in the national boundary. Somehow this line expressing the view of Vasudhaiva Kutumbakam कि हम वर्ल्ड के लिए ऐसा मानव तैयार करेंगे जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग रखेगा। इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड एंड आवर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू देम विल बी डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मीन्स education is not only the future of a person, not a future of a community, not a society. It is as well as it is a future of a nation. ओके बिल्कुल, कोई भी राष्ट्र अगर बना है तो शिक्षा से बना। शिक्षा के बगैर किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा ही वो सीमेंटिंग बॉडी है। शिक्षा इज द गार्डियन ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी। सो हाउ कैन यू disobey or disregard the sound education? This is the motto of the new education policy. तो आज के वीडियो इंट्रोडक्टरी है, यहीं पे मैं रोकता हूँ गुरुवर, और डेली अच्छा खासा वीडियो दूंगा, MCQ भी दूंगा। एडमिशन लीजिए और लोगों को बताइए 499 रुपया कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत कुछ आपको MCQ देंगे, इसलिए आशीर्वाद दीजिए। आज टीचर्स डे है, शुरुआत कर दिया हूँ। जय हिंद।